हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो लास्ट फेज था, जिसे 7th फेज बोला जा रहा था, उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। 4 दिन होगा एग्ज़ाम, जिसमें 2.78 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा और 7.28 लाख मतलब 2,78,000 कैंडिडेट उसमें एग्ज़ाम देंगे, जिनका बच गया था CBT 1। और इसके जस्ट बाद आप देखिएगा कि 15 अगस्त के आसपास तक में आपका ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतना दिन से इतने तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 अगस्त मानिए, उससे पहले ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। जहाँ तक इससे पहले देखिए, हम आपको बताए थे एक मोटिवेशनल वीडियो जो डाले हैं, अब देखिएगा उसमें हम बताए थे कि 15 जुलाई तक में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा आरआरबी लास्ट फेज वालों का। सूत्रों से पता चला था दोस्तों। तो आपको देखिए हमारी बातें सच हो गई कि 1 जुलाई को ही आपका नोटिफिकेशन आ गया कि आपका 23, 24, 26 और 31 4 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। बचे हुए लोगों का आरआरबी एनटीपीसी में जो भी बचे हुए हैं, तो आप हमारे ऊपर भरोसा करें, जो हम बता रहे हैं वो सही हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं आपको सही बता रहे हैं। तो चलिए, अब क्या है, और जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का और मॉक टेस्ट जिसे बोला जाता है वो देने का, जिससे आप ज़्यादा क्लियरिटी आपके अंदर आएगी। और ज़्यादा क्लियरिटी आने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो हम आज प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं। और हाँ, इसके बाद इसके लिए आपको 3 चीज़ों, आप सिलेबस सभी लोग जानते हैं भली भांति, 2 साल हो गया सिलेबस, तो सभी को पता होगा कि 30 का मैथ आएगा और 30 का रीजनिंग आएगा। इसके बाद जो बचा हुआ 40 नंबर है 100 में से, जो 40 नंबर बच गया, वहाँ पे नॉन टेक्निकल आएगा। और नॉन टेक्निकल में सबसे बड़ा पोर्शन आपका आरआरबी ग्रुप डी की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलेगा। और करंट अफेयर जानने के लिए अब हम करंट अफेयर का भी आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन डेली देने वाले हैं। सोचे हैं कि उसका भी करंट अफेयर का भी डाला जाए, उसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो जो भी अच्छे क्वेश्चन है करंट अफेयर में आने वाले हैं, या जो भी एग्ज़ाम हुए, SSC में भी CHSL और स्टेनो, इन लोगों का सभी का एग्ज़ाम डेट आया है। तो भी देखिएगा, जो भी स्टूडेंट होगा SSC वाले, वो भी देखिएगा कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम डेट आया है। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे थे, तो आप देख लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं, क्या क्या आया है क्या नहीं आया है ये देख लेते हैं। ये आप देख ही लिए हैं, पहले ही लिख दिए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अब नया देखते हैं कि नया क्या है और नया क्या आया है। ये सब जानने के लिए वीडियो देखें, आखिरी तक देखें, लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। क्या क्या आएगा क्या नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, ये सब जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन मिक्सअप रहेगा, आप हो सके तो, यानी मैथ रीजनिंग कुछ भी आ सकता है। अब मिक्सर पेपर आता है, आप सभी जानते होंगे, तो उसी प्रकार का रहेगा। देखिए, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप सभी देखे होंगे। और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहले देते हैं, वो अपना जो हम प्रीवियस ईयर पेपर आप कराए हैं, जो आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ आरआरबी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुआ है, प्ले लिस्ट बना है। तो उसमें एक सेट पेपर हम 2-3 पार्ट में 30-30 मिनट, 40-40 मिनट का कराए हैं। तो आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या आया है। मिक्सचअप है, प्रीवियस ईयर पेपर है। अब देखिएगा, उससे आप अपना लेवल जज कर पाएंगे कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है कि दो संख्याएं दी हुई है। दो संख्याओं का आपको क्या दिया है, HCF और LCM। HCF LCM पे भर भर के क्वेश्चन आता है। और जो ये सीख गया, समझिए 1 या 2 मार्क्स उससे पक्के हो गए।
दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ दिया है और एलसीएम भी दिया है क्रमशः। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः 6 और 108 है, दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ। यदि एक संख्या आपका दिया हुआ है, एक संख्या कितना है 12 है, तो आपसे तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। एक संख्या आपको 12 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या है? ऑप्शन भी देख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है तो ऑप्शन भी दिया रहा होगा। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 54 और ऑप्शन सी है 48 और आपका लास्ट ऑप्शन है जिसे ऑप्शन डी बोला जा रहा है, ए है 36। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो हम पढ़ दिए, आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसका एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है कि कोई भी दो संख्या दिया है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी दो संख्याएं जो दी हुई होंगी उनका मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है और आपका एक नंबर जो दिया हुआ है उसे मान लेते हैं दूसरा नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमें एक संख्या तो निकालनी ही है जो नहीं मालूम है, और एक है 12 जो दी हुई है दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए, और आपका एलसीएम 6 दिया हुआ है और एचसीएफ 108 दिया हुआ है। तो इससे कट जाएगा 12 9 108, और आपका एक संख्या जो बचा हुआ है जिसे फर्स्ट संख्या हम माने हैं तो 8 9 छक्का 54, तो यही दूसरी संख्या 54 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 54। ये हो गया। और एक लगता है कि कंप्यूटर से आया हुआ है क्वेश्चन, और एक क्या है अब देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन है। ये फुल फॉर्म वाला है, कोई चीज़ दिया हुआ है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। अगला आया हुआ है ये भी क्वेश्चन नंबर 2 ये है, जो सीरियल नंबर से यदि हम ले लेते हैं इसमें पूरा मिक्सअप रहता है। आप सभी जानते होंगे कि पूरा मिक्सअप क्वेश्चन आता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो आईसीटी का पूरा नाम पूछा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था जिसमें से पहला ऑप्शन आपका दिया था देख ही रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन बी दिया है इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन सी दिया है जिसे दिया है इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सब में आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब कंप्यूटर का ये शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर, देखिएगा तो वहाँ पे आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। अब कंप्यूटर में जब भी डाटा इनपुट देंगे तो सीपीयू में जो प्रोग्राम सेट रहता है उसके थ्रू आपको उधर से रिस्पांस देता है। आप कुछ भी सर्च करते हैं जैसे ही तो आपको उधर से रिस्पांस देता है, वही कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जान भी जाएंगे कि आगे क्या क्या दिया रहता है, क्या नहीं दिया रहता है। और चलिए देख लेते हैं आगे अब क्या आया हुआ है आगे। हालांकि हम और पार्ट जो कराए हैं वो अलग अलग कराए हैं, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, लेकिन यहाँ पे देखा हमें लगा कि मिक्सअप कराया जाए। जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादा खुलकर आपको अभ्यास मिलेगा, जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है उस तरह से कराया जाए। देख लेते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे दिया है, हाँ, एक रीजनिंग का है, देख लीजिएगा। इसमें दिया है कि इस टाइप का दिया है रीजनिंग में 27 27
15 2 और कोष्टक लगा दिया है, इसके बाद 10 और इसके बाद 4 और इनके बीच में वो हैच का चिन्ह दिया हुआ है। देखिएगा, समझिएगा इस तरह से। अब सबके मोबाइल में जो बटन रहती होगी हैच का, उस टाइप का साइन दिया हुआ है। ये साइन दे दिया है और आपको ऑप्शन भी दे दिया है। ऑप्शन क्वेश्चन इसमें यह है कि जो हैच है, हैच चिन्ह को गणितीय संक्रियाओं, जहाँ जहाँ हैच का चिन्ह है 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, उनके जगह पर गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब रखना है। और किस ऑप्शन से फिट बैठता है आपको आंसर वो चाह रहा है और आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्लस डिवाइड, इसके बाद बराबर और माइनस। ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है माइनस प्लस बराबर डिवाइड, और ऑप्शन सी है प्लस माइनस डिवाइड और बराबर, और ऑप्शन डी है जिसे लास्ट ऑप्शन कहा जा रहा है वो है प्लस बराबर डिवाइड और माइनस। ये ऑप्शन दिया हुआ है। 4 हैच दिए हुए हैं 1 2 3 4 और चारों हैच के जगह आपको गणितीय संक्रियाएं जो प्लस माइनस गुणा भाग वाला, जो भाग वाला गुणा वाला तो शायद नहीं दिया हुआ है, प्लस भाग बराबर और माइनस का चिन्ह आपको रखना है। और किस चिन्ह से आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाता है वो बताना है आपको। इसमें हम देखिए पहले कोशिश करते हैं डिवाइड वाला सॉल्व करने के लिए। हम आपको पहले ही बताए थे, तो देखिएगा कि आप इक्वल करके देखिएगा। इसमें इक्वल वाला दिया है तो आप इक्वल, जैसे यहाँ पे थर्ड हैच पे आपका इक्वल आएगा तो आप यहाँ इक्वल रख के देखिएगा। यहाँ पे इक्वल मतलब इधर जितना आएगा उतना ही इधर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहाँ पे आप इक्वल रखेंगे तो इधर माइनस दिया है, 10 में 4 चला जाएगा, यानी 6 आना चाहिए आपका। इधर का रिजल्ट 6 आना चाहिए, जितना राइट साइड में दिया है उतना ही लेफ्ट साइड में आना चाहिए 6। देखिए, सबसे पहले जो कोष्टक लगाया हुआ है इसको सॉल्व किया जाता है। बोर्ड मास पढ़े होंगे तो आप सबको पता हुआ कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, इसके बाद ऑफ को किया जाता है, इसके बाद डिवाइड के बाद माइनस को, फिर प्लस को, सबसे लास्ट में माइनस को किया जाता है। ये सब आप पढ़े होंगे। तो देखिएगा जो डिवाइड वाला दिया है तो डिवाइड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो 15/2 आ जाएगा। जब 15 आप 2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 में आप 27 जोड़ेंगे तो 6 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हम देखेंगे तो देखिए जब यहाँ बराबर आ जाएगा और 10/4 आ जाएगा, 10/4 यानी आपका 2.5 आ गया, 2.5 आना चाहिए। और इधर हम देख लेते हैं तो आप यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। 15 प्लस, ये वाला प्लस आप रखेंगे यहाँ पे, तो 15 प्लस 17, 15 2 17 हो जाएगा। 27 में से आप 17 निकाल देंगे तो आप सीधा देखेंगे कि आपका 10 आ रहा है। 27 में से 17 तो 10 और उधर 2.5 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप ओरली करके देखें और आपका लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे बराबर यहाँ रखेंगे मतलब इधर 4 आया है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी आपका 4 आना चाहिए। तो 4 के लिए यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, तो ब्रैकेट के बाहर है इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिएगा 27 है, 27 के बाद आपका दिया हुआ है प्लस 15 ये वाला, इसके बाद आपका ये वाला माइनस लग जाएगा, दूसरा हैच के जगह माइनस, और 2 ये दिया ही है, और यहाँ पे डिवाइड का है और यहाँ प्लस है, और इस जगह बराबर रख देंगे और 4। ये आप देखेंगे कि 25 5 30 10 40 में से 2 चला जाएगा तो आपका 38 हो जाएगा। और 38 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से तो 3.8 आ जाएगा, और 3.1 बराबर 4 के नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देख कर, अब पूरा रख लिए हैं तो आपको देख के बता देते हैं कितना होगा। एक बार लास्ट ऑप्शन रख के देखते हैं। 27 प्लस 15 और इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाना है। देखिए दूसरा चिन्ह आपका बराबर का है, बराबर 2
और वहाँ पे डिवाइड लगाना है 10 माइनस 4। देखिए अब इससे सॉल्व करते हैं कितना आता है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 42 इक्वल टू 2। ये आप सॉल्व करेंगे और इन सब इसको आप हल करेंगे। डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाला तो नीचे चला जाएगा, तो इसको जब आप हल करेंगे इसे तो आपका 6 आ जाएगा। और जब 6 आप हल करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। एक बार इसे और देखते हैं। चलिए इसका आंसर नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर सी बोला जा रहा है। और सी को एक बार और हम हल सी को देख लेते हैं क्या है। सी को देख लेते हैं क्या है, सी कैसे हल होगा हम देख लेते हैं। देखिए दिया है 27 और उसके जगह प्लस 15 माइनस 2 और यहाँ पे डिवाइड दिया है 10 बराबर 4। देखिए जब 15 में से जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा 13, 30, 10, 40 हो जाएगा 40। इसे आप हल करेंगे तो 40 आ जाएगा और इसके यहाँ डिवाइड में 10 दिया हुआ है बराबर 4। तो अब यहाँ पे जब 40/10 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा और इसे हल करने में 4 और 4 लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों में 4 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए एक साइंस का क्वेश्चन दिया है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दिया है साइंस का। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जब थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, मान लो ऑप्शन के थ्रू ये पूरा है। अब ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें बनेंगी, और यदि आप ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिए तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगी। क्या है यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कोहल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है। यह है निम्न में से कौन एक क्षारीय, निम्न में से कौन एक क्षारीय और कोष्टक में दिया है एल्काइन नहीं है। और आपके ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है सोडियम और ऑप्शन बी दिया है पोटेशियम और आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है लिथियम और ऑप्शन डी है आपका सल्फर। यस मीन्स सल्फर। देखें इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये क्षारीय नहीं है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अम्लीय और क्षारीय क्या होता है। देखिए जिनका पीएच वैल्यू 0 से 7 हो वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय। जिनका पीएच वैल्यू 0 से 7 हो वो अम्लीय कहलाते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू 7 से 14 तक हो वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन क्षारीय नहीं है। देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब क्या हैं, ये क्षारीय हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये क्षारीय हैं क्योंकि ये मेटल में आते हैं। किस में आते हैं, ये मेटल है। और जबकि आपका सल्फ़र जो है वो गैस में आता है। ये किस में आते हैं,
मेटल में आते हैं और सल्फ़र आपका गैस है, और गैस की वजह से ही आपका ये अम्लीय है। आप सुने होंगे कि जब वर्षा होती है तो सोडियम के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल करके अम्लीय वर्षा बनाते हैं, और वही अम्ल जब हमारे और आपके घरों पे गिरता है, उसका पानी अम्ल के साथ मिल के, तो उसे दीवार को ख़राब कर देता है। इसी वजह बोला जा रहा है कि ताजमहल धीरे धीरे सफ़ेद से काला होता जा रहा है, ये अम्ल वर्षा का ही कारण है। तो देखिएगा जब यहाँ पे आपका सल्फ़र जो है, सल्फ़र आपका अम्लीय हो जाएगा, इसी वजह से अम्ल वर्षा होती है। और जो आपका 3 है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये मेटल हैं, और मेटल अम्लीय नहीं होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जीके जीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, दिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार 4 सेंचुरी लगाने वाला फर्स्ट क्रिकेटर था। देखिए, कभी करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि पूछा है कि विश्व क्रिकेट में यानी वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार 4 सेंचुरी लगाने वाला फर्स्ट क्रिकेटर था। और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, रॉस टेलर और विराट कोहली। देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कुमार संगकारा। और ये कहाँ के खिलाड़ी थे ये भी जान लीजिए, श्रीलंका टीम के, श्रीलंका के क्रिकेटर थे कुमार संगकारा। और ये लगातार 4 सेंचुरी वर्ल्ड क्रिकेट में लगाए हुए हैं, लगाने वाले फर्स्ट क्रिकेटर थे। हालांकि अभी तो और क्रिकेटर बन गए हैं। और जान लेते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में क्या है। देखिए, विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है जिसे कहा जाता है वो है आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम कभी कभी पूछ जाता है, तो आप समझिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का पूरा नाम है। और इसका हेड क्वार्टर बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हेड क्वार्टर इसका हो जाएगा दुबई में है। दुबई कहाँ का शहर है? यूएई का है, यूनाइटेड अरब इमीरात, इसका दुबई में हेड क्वार्टर है। और पूछ लिया जाता है कि स्टेबलाइज कब किया गया इसको, तो सन 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी की स्थापना हुई थी और इसके बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में ये सब आया हुआ है कि इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, और 1909 में इसकी स्थापना हुई आईसीसी के बारे में। और अभी तक बहुत एक आध बार कभी ये भी पूछ लिया गया है कि इनमें सबसे पूरे आईसीसी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी को कौन सा देश देता है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आईसीसी को जो रेवेन्यू देता है वो इंडिया की तरफ से मिलता है। किसके तरफ से? इंडिया की तरफ से। और इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसका शॉर्टकट में नाम है BCCI, यानी भारतीय, बी से हो गया भारतीय, और सी से क्रिकेट, और सी से कंट्रोल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, आई से हो गया इंडिया। तो यह है, इंडिया सबसे ज़्यादा आईसीसी को रेवेन्यू के तौर पर सहयोग देती है। BCCI हो गया जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। तो यही था, इसके बारे में आप समझ लीजिए। एबी डिविलियर्स ये तो है नहीं, रॉस टेलर भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है। सबसे पहले 4 सेंचुरी लगाने वाले कुमार संगकारा हैं। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हुआ है। ये भी एग्जाम आया हुआ है, ये सिंपल मैथ का है, आप सभी कर देंगे, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो करना पड़ेगा। आप देख ले क्या है। यह है कि a + 2b = 55 और a - 2b = -13 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम दोनों का मान निकाल देंगे, हालांकि b पूछा है तो b का निकालना होगा। निकाल दिया है a + 2b = 55
और a माइनस 2b बराबर -13। देखिए ये मेथड आप सब लोग जानते होंगे, बचपन में 10th क्लास में पढ़े होंगे। यदि हमको यहाँ पे a निकालना होता तो हम सीधा काट देते हैं इसको और इसको काट देते हैं और सीधा इसमें से इसको घटा देते हैं 55 में से 13 और a की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन हमको b पूछा है तो हम एक काम करेंगे कि इनको माइनस कर देते हैं, ये वाले को माइनस कर देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और आप देखिएगा आप यहाँ माइनस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है, तो आप यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ये वाला साइन देखना है आपको इसके सामने का, और यहाँ देखिए इसके सामने माइनस है तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। तो ए और ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे 2b प्लस में आ गया और यहाँ भी 2b प्लस में, तो 4b आ जाएगा। तो 4b बराबर ये भी देखिए प्लस में अब हो गया। तो 55 प्लस 13, तो 55, 5 3 8 और 5 1 6, तो b बराबर आपका आ गया 17। 17 चौका 68 होता है। यहाँ पे 4 इधर जाके डिवाइड होगा तो आपका b आ जाएगा, तो b आपका 17 हो जाएगा जब ऐसा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 17, यही आंसर होगा आपका। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ऐसा, आप देख लीजिएगा, इतना आता है, बहुत ही टफ नहीं है कि पूरा एग्ज़ाम टफ ही आएगा, कुछ सरल भी आते हैं। चलिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। बहुत ही तगड़ा तगड़ा सवाल आए हुए हैं, मतलब आप समझिए, जो नहीं जानेगा वो एकदम गंवा देगा अपना 1 नंबर। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए पूछा है एनजीटी का पूरा नाम क्या होगा। एनजीटी का पूरा नाम देखिए आपके ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल जियोग्राफिक टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, और ऑप्शन नंबर सी है नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसमें कुछ समझाने लायक बात नहीं है, तो आप सीधा इसको रट सकते हैं। आप समझिए एनजीटी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और टेलीविज़न तो कहीं से होगा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं होगा। अब आप सीधा यही वाला पूछता है। और देख लेते हैं 99 गुणे 99 दिया हुआ है ये ऑप्शन, और ऑप्शन आप इसका बराबर क्या होगा, सीधे आपसे मल्टीप्लाई पूछा है। देखिए लेकिन एग्जामिनर भी कम समझदार नहीं हो, 99 पूछा है। और कोई पहले एग्ज़ाम तैयारी कर रहा होगा जो लड़का जो कुछ नहीं जानता है, सीधा एग्ज़ाम देने आ गया है या कोशिश नहीं किया है ऐसा क्वेश्चन हल करने का, तो वो क्या करेगा कि 99 मल्टीप्लाई 99 करेगा, और इसमें आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट वो ख़राब कर देगा। लेकिन आप तो हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा थोड़ा करेंगे। आप हमारा ट्रिक उठाएंगे, हम क्या कह रहे हैं वो देखिए, आपका फट से आंसर आ जाएगा, आपको आधे मिनट भी नहीं लगेगा। और आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। हालांकि आंसर आ जाएगा ऐसे भी, लेकिन टाइम ख़राब होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, से 99 है, फिर मल्टीप्लाई 99, तो 99 को आप लिख सकते हो 100 - 1, मल्टीप्लाई इसको भी उसी तरह 100 - 1। तो देखिए जब पहला 100 है, इस 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी 4 जीरो आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने पे। फिर इस -1 का यहाँ पे करेंगे तो -100 आ जाएगा, यानी 100 गुणे 1 -1 गुणे 100, तो -100 -100 ही आएगा। और फिर इसके बाद इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे होगा, यानी इस 100 का इस लास्ट में -1 से, तो यहाँ भी -100 आ जाएगा। फिर इस -1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सभी जानते होंगे कि -2 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, यानी +2 हो जाएगा। हालांकि कहीं भी लिखा आपको प्लस नहीं रहता है, ये अब ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि कहीं भी डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है तो मान लिया जाता है कि उसके पहले 2 है। लेकिन जब -2 लिखना होगा तो माइनस ज़रूर लगाना पड़ता है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मान लिया जाता है। और यदि माइनस लिखना है -2 तो माइनस ज़रूर आगे लगाना पड़ेगा आपको, आप समझिएगा। देखिए 10,000 हो गया और -100 -200 हो जाएगा, +1। अब +1 को छोड़िए, अभी टेंशन मत लीजिए। अब सीधा 200, 10,000 में से आप 200 घटा देंगे तो 9,800 आ जाएगा, और 9,800 और ये जो 1 बच गया तो आपका आंसर आ जाएगा
9000, आपका आंसर आ जाएगा 9801। और 9801 आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में है और आपका फट से आंसर आ गया। और आप लेकिन वो करते हैं, अब हम तो इतना समझाने के लिए बोले, आप डायरेक्ट करते हैं कि 100 का 10,000 और 2 बार 100 आएगा तो 200 निकल जाएगा और एक एक का एक तो एक जुड़ी जाएगा, तो आप फट से कर देते हैं। तो मैं समझाना था इसलिए टाइम लगा, आप समझिए ये ट्रिक है, ऐसा आप ज़रूर करें और हमें उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्द आंसर ला पाएंगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यदि दिक्कत हो तो हमसे जो हो सकेगा वो हम बताएंगे, आप पूछ भी सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़े, आपको पहले ही बताया गया है। देख रहे हैं कि लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, शेयर करें, मतलब जोड़ना का मतलब शेयर करें, बताएं दूसरों को कि ऐसा भी होता है। और जो अभी तैयारी किया है वो भी सीखेगा, कुछ न कुछ सीखेगा, मतलब अपने आप को जानेगा कि दुनिया में ऐसा भी है। एक और कर लेते हैं, ये भी आया हुआ है। और एक क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये आया था, ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया, 8 हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया। दिया है संख्या 1 9 7 3 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का एवरेज। एवरेज आपसे पूछा है, या हिंदी में इसको आप लिखेंगे तो औसत क्या है, पूछा है औसत क्या है। और आपका ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन पहला दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, और ऑप्शन सी दिया है 5, और ऑप्शन डी दिया है 6। ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखिए औसत कैसे निकालेंगे। औसत आप सभी जानते होंगे कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल डाटा इंटू अपॉन डिवाइडेड, उसका डिवाइड होता है नंबर ऑफ डाटा से। मतलब जितने भी डाटा दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का सम करेंगे और उसके नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने डाटा होंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, जिसे हिंदी में औसत बोला जाता है। तो 10 डाटा है तो 10 नीचे हो जाएगा और सभी का आप सभी को ऐड कर देंगे। तो जो भी आएगा उसे 10 से डिवाइड करना है आपको, तो आपका वही एवरेज आ जाएगा। और देख लेते हैं क्या है। देखिए हम जोड़ने का भी तरीका आपको बता दे रहे हैं। 9 1 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, यानी 50 और नीचे 10 ये है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी एवरेज आपका जिसे औसत बोला जा रहा है वो 5 आ जाएगा। और आप 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये तो सिंपल था, फिर भी एग्ज़ाम में आया हुआ है तो करना ही पड़ेगा। और चलिए देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। और हाँ, एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए बेसिक बिल्कुल आता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लोगों ने हुआ बना रखा है कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ है। हम आपको रियल पर्सन करा रहे हैं जो आया हुआ है, और आप देख करके अंदाज़ा लगा ही रहे हैं कि क्या आया है क्या नहीं आया है। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। दिया है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो उसकी गति
तो उसकी गति किलोमीटर पर हावर में क्या होगी ये पूछा गया है और आपके ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है 1.33 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1.25 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1.67 किलोमीटर पर आवर और लास्ट ऑप्शन है जिसे ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है वो दिया है 1.50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके ऑप्शन हैं और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए स्पीड का यूनिट क्या है, आप यूनिट सही पकड़ लीजिए। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये सब यूनिट सही पता चल रहे होंगे। तो आपको मीटर या किलोमीटर प्रति घंटा यानी आपको जो भी डिस्टेंस, ये सब किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो जो भी दूरी होगा उससे समय से डिवाइड कर देने पर आपको स्पीड मिल जाती है। ये बात हमें कहाँ से पता चला, ये बात हमें पता चला स्पीड के यूनिट से। जो भी यूनिट है इनसे पता चला कि जब कोई भी डिस्टेंस है उसमें अब समय से डिवाइड कर दे तो आपको स्पीड मिल जाता है, जिसे हिंदी में चाल बोला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर चलता है यानी तो उसकी स्पीड किलोमीटर में पूछा है, यानी स्पीड बराबर हो जाएगा, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है, तो हमें सब किलोमीटर में ऑप्शन दिख रहा है, देख ही रहे हैं। तो हमको मीटर उटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 1 रख देंगे डिस्टेंस के जगह पर। और आपका टाइम जो है वो दिया है 10 मिनट। अब देखिए यहाँ पे खेल है, इस खेल को समझिएगा। हमें यूनिट चाहिए डिस्टेंस की किलोमीटर में और टाइम की घंटे में चाहिए यानी हावर में, लेकिन हमको डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपका जो टाइम है, टाइम 10 मिनट दिया हुआ है। तो 10 मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। देखिए 10 मिनट और घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, घंटे में बदलने के लिए हम इसे 5/18 से, नहीं उल्टा हो जाएगा, 18/5 से हम डिवाइड करेंगे, 18/5 से। देखिए आप समझिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए 1 घंटे, 1 आवर जिसको बोला रहा है, 1 आवर बराबर होता है आपका 60 मिनट। और जब आपको घंटा में चाहिए तो आपको 1 मिनट की वैल्यू निकालना है। तो 1/60 आवर हो जाएगा, यानी 1 मिनट की वैल्यू हमको 1/60 आवर मिल गई, 1/60 आवर मिल गई। और देखिए हमको यहाँ 18/5 नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में जब, या मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर में बदला जाता है तब इतना किया जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा। आप सीधा इतना समझें कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे होगा। तो हम मिनट के जगह पर 10 जो दिया हुआ है, तो और मिनट के जगह पर हम क्या रख देंगे, मिनट के जगह पर हम 1/60 रख देंगे। और इससे 0 से 0 कट जाएगा और ये वाला जो डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, तो 1 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये किस में हो जाएगा आपका 6 आपका किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। यानी हमारी स्पीड आ गई, कुल मिला के देखा जाएगा हमारी स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर हावर। ये हमारी स्पीड आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आप देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमने डाउनलोड किया है जो क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि नोट लगा दिया गया है कि
फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोरेड फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब इसका ऑप्शन गलत दे दिया गया था, इसलिए इग्नोर कर दिया गया है। क्वेश्चन जो दिया गया है इसे इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। लेकिन इसका रियल आंसर 6 किलोमीटर पर घंटा होगा, जो स्पीड आपसे पूछना चाह रहा है। तो हम आपको विधिवत बता दिए। अब देखिएगा, और जो हम 5/18 आपको बता रहे थे वो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, या मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाता है उस समय के लिए वो था। तो उसका यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमको केवल टाइम को घंटा में बदलना था, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में ऐसा कुछ नहीं बदलना था, इसलिए उसका ज़रूरत नहीं पड़ा। चलिए अब आगे देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का आया है। देखिए मिसिंग नंबर का लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दें, 12 पे बाद में आते हैं। दिया 82, 70, 76, 64, 70 और 58, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए। सब देखिए कामा है, अलग अलग वर्ड है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कोड है, देखिए कुछ आपको ट्रिक दिख रहा होगा, एक हमको सिंपल ट्रिक दिख रहा है। देखिए कैसे कि आप यहाँ पे देखिए इसको देखिए, तो आपको डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 6 का डिफरेंस मिल रहा है आपको। देखिए 82 से यहाँ पे जाएंगे तो आपको 6 का डिफरेंस दिख रहा है, और जब आप 76 से 70 पे जाएंगे तो यहाँ भी 6 का, यानी एक एक वर्ड को अल्टरनेट देखा जाए, एक एक को छोड़ के देखा जाए तो 76 से 70 पर देखेंगे, यहाँ भी 6 का गैप दिख रहा है। तो 70 से जो ये अगला वर्ड होगा यहाँ भी 6 का गैप दिखना चाहिए। और देख लेते हैं ये वाला 70 से जब आप 64 पे जाएंगे अल्टरनेट वर्ड एक एक छोड़ के, तो यहाँ भी 6 का गैप दिख रहा है आपको, यानी 6 माइनस हो रहा है कुल मिला के कहा जाए तो। 6 माइनस यहाँ भी हो रहा है, सभी में 6 का गैप समझिए, या प्लस माइनस कुछ भी समझ लीजिए। आप इधर से इधर जाएंगे तो माइनस समझेंगे, और इधर से इधर जाएंगे तो आप प्लस समझेंगे। तो हमको यहाँ वाली संख्या निकालनी है, क्या होगी नंबर, तो हमको इधर से उधर ही जाना पड़ेगा, इसलिए आप माइनस समझ के समझें। अब देखिए अल्टरनेट हम यहाँ से इसको देख लिए। अब यहाँ से हम 76 से 70 को देखेंगे तो यहाँ भी 6 का गैप आ रहा है, मतलब 6 घट जा रहा है। और जब आप ये देखेंगे इसका और इसका देखेंगे तो यहाँ भी 6 का गैप देखेंगे। तो इसी प्रकार जब हम 70 से यहाँ जो नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो देखिए 82 से 76 यानी कम हो रहा है, 6 कम हो गया, और यहाँ से 70 गए 76 से तो भी 6 कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 6 कम होगा, तो 70 में से 6 कम हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे हमको 64 आना चाहिए, क्योंकि 70 में से 64 निकालने पे ही हमको 6 मिलेगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में 64 कहाँ पे है, आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस अल्टरनेट सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं तो हमको आपको आया हुआ है तो बता दिए। देखिए अगला दिया हुआ है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग में पूछा है कितने % है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जो टोटल लैंड है, यानी पूरा भूमि में, जिसमें 1/3 बोला जाता है, 1/3 का लगभग माने तो 71% बोला जाता है, वहाँ पे जल है। और जो आपका बचा हुआ भाग है 29% जिसे बोलता है, 29% भाग पे हम सभी लोग हैं। जीव जंतु, नदी जो तो छोड़ लीजिए, वो तो पानी में आ जाता है। जीव जंतु, पहाड़, रोड, घर, मकान, ये सब समझिए वो 29% पर हैं। अब समझिए पृथ्वी कितनी बड़ी है जो हम देख रहे हैं, आसपास देखते हैं, बहुत बड़ी एरिया है जो देखते हैं। नदी नहीं, पहाड़, पर्वत, ये सब, तो वो सब 29% पर ही बसे हुए हैं। बाकी जो 71% है ये तो आपका इसमें जल है, जिसे पानी बोला जाता है। फिर भी लोग पानी से मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि
जो समुद्र का पानी है 71% में से 71% जो पानी है पृथ्वी पर, उसमें से 2.5 यानी 2.5% वाटर ही पीने योग्य है, पीने योग्य। तो आपके अंदर यह सवाल पैदा होगा कि जब 2.5% पानी ही पीने योग्य है तो बाकी पानी क्या है। तो बाकी पानी आप सब जानते होंगे, समुद्र का पानी है जो खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। और समुद्र के पानी से ही साल्ट बनता है जो नमक बोला जाता है। और इसी वजह से 2.5% जो पानी बचा हुआ है कुआं बोर के थ्रू जिसे हम आप यूज करते हैं, तभी बहुत बड़ी आबादी को पानी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे अब देखिएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा पानी की समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि लेवल जो है पानी का वो धीरे 1 मीटर बोला जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि 1 मीटर लेवल जो है पर ईयर डाउन हो रहा है पानी का। तो कुछ दिन में हम लोग प्यासे रहने वाले हैं, ये बात कहा जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि सेव वाटर यानी पानी को बचाइए। तो अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये जो 29% है, इस पे पूरे देश हैं, पानी को छोड़कर जो भी हैं वो 29% पर हैं, जिसमें से 2.4% स्थलीय यानी थली सीमा जो है, स्थलीय सीमा वो भारत के पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। और जान लेते हैं किस देश के पास सबसे बड़ी एरिया है, लैंड जिसे बोला जा रहा है, थलीज है। तो सबसे ज़्यादा एरिया में फर्स्ट नंबर पे जिसके पास एरिया है वो है कनाडा। आप सभी जानते हैं कनाडा एक देश है। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है रसिया, काफ़ी पावरफुल देश है, बोला तो ऐसे ही जाता है। रसिया है सेकंड नंबर पे। और भारत की बात किया जाए तो एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पे आता है, एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पे आता है। और परसेंटेज में बात किया जाएगा तो 2.4% है, ये इंडिया का परसेंटेज है। इतनी थली सीमा भारत के पास है, थली एरिया जिसे क्षेत्र बोला जा रहा है वो भारत के पास है। और एक बात और आप ध्यान रखते हैं, हम लोग एशिया कंट्री में हैं, तो एशिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशिया में जो सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है ये आप जानिए। तो एशिया में चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। और चाइना अपने पड़ोसियों को बहुत तंग करता है, वो चाह रहा है कि जितना से ज़्यादा, और एशिया में तो सबसे ज़्यादा उसके पास एरिया है ही, लेकिन वो चाह रहा है कि और हमें रसिया से भी ज़्यादा चाहिए, यानी वो रूस को भी पीछे करना चाह रहा है। इस वजह से वो कभी भारत से तो कभी और अपने पड़ोसी देशों से अपनी विस्तारवाद नीति को फैलाते जा रहा है, आगे बढ़ाते जा रहा है। तो यही था, देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा कनाडा के पास यदि पूछा जाएगा तो, दूसरा रसिया के पास, और 7वें नंबर पे भारत आता है। और एशिया में पूछा जाए तो पहला नंबर पे चाइना है जिसके पास ज़्यादा स्थलीय सीमा है। और परसेंटेज में आपको पूछा था तो 2.4% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है। आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, देखिए 13 नंबर 14 नंबर 2 क्वेश्चन है। पहले 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर। इससे आप कुछ भी खोलते हैं, जैसे गूगल में आप अपना जीमेल भी खोले होंगे, तो आपको ईमेल, तो आपको लॉगिन आईडी या ईमेल पूछा जाता है। इसके बाद कुछ ना कुछ पासवर्ड डालना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऑथेंटिकेटिंग द यूजर, दूसरा ऑप्शन है रिकन्फर्मिंग द यूजर, और थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस टू द यूजर, एंड द लास्ट ऑप्शन है कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ लॉगिन। देखिए, तो लास्ट ऑप्शन तो फॉर्मेलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए हम लॉगिन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सेस करना होता है तभी हम लॉगिन करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, अपने आप कट जाएगा। तीसरा है प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस टू द यूजर, प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस टू द यूजर। तो आप, ये भी बात सही है, प्रोवाइडिंग फॉर्मल, यदि आप कभी भूल गए हैं लॉगिन करके तो उस समय भी
लॉगिन नेम और पासवर्ड आपसे पूछा जाता है, तो ये हो तो सकता है सही ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन नंबर ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 के कंपेयर में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये है। और दूसरा ऑप्शन दिया है रिकन्फर्मिंग द यूज़र, यानी यूज़र को यदि रिकन्फर्मिंग जब यूज़र को करना पड़ता है तो उस समय उसे अपने मोबाइल नंबर पे OTP नाम की एक चीज़ होती है, उसे भेजना पड़ रहा है। और OTP आप एंटर करेंगे। पासवर्ड यदि आप जैसे भूल गए हैं तो उस समय आपको रिकन्फर्मिंग के लिए OTP भेजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन भी आपका ख़राब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, यानी वो जानना चाह रहा है कि यूज़र यही है। यदि यूज़र नेम और पासवर्ड वो डाल दिया तो लॉगिन होने यदि मैच कर गया तो उससे वो जानना चाह रहा है कि यूज़र यही है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जा रहा है। अब देखिए ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ़ कॉट 52 डिग्री बराबर बी दिया है तो tan 38 डिग्री पूछा है, क्या होगा। देखिए आप सभी जानते होंगे कि ये अपना क्वाड्रेंट हो जाता है, यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है और यहाँ 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और पुनः जहाँ से चले हैं वहीं यदि पहुँच गए तो ये 360 डिग्री होता है। यानी इसको 0 डिग्री बोला जाता है और 360 डिग्री भी बोला जाता है। तो जब भी आप 90 माइनस या 90 प्लस जाते हैं, यदि आप 90 माइनस कहीं बात किया जा रहा है कि tan 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात वो करना चाह रहा है आपसे। यदि माइनस लगा रहा है 90 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना चाह रहा है, और यदि प्लस लगा रहा है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि 90 से आप आगे बढ़ेंगे तभी प्लस होगा, और जब 180 से आप आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और जब आप 270 से आगे बढ़ेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। और यदि 360 माइनस थीटा भी कुछ पूछ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप सीधे डाउन आएंगे और डाउन में फोर्थ क्वाड्रेंट ही आपसे मिलेगा, इसलिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं इसमें क्या है। वहाँ पे दिया है कि cot 52 डिग्री इक्वल टू बी दिया है। आप इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 38। आप 90 में से जब 38 निकाल देंगे तो आपको 52 ही मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा। और जब ये cot 90 माइनस थीटा, 38 को हम थीटा मान ले रहे हैं, तो cot 90 माइनस थीटा आप जानते होंगे कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो साइन कास में बदल जाता है, और आपका tan जो है वो cot में बदल जाता है, और यदि cot है तो वो tan में बदल जाएगा, और जब आपका sec जो है वो cosec में बदल जाता है। तो यहाँ पे cot दिया है तो cot किस में बदल जाता है, tan में बदल जाता है। तो 90 माइनस थीटा करने पे तो यहाँ पे आ जाएगा tan, और थीटा की जगह 38 डिग्री है वो हम रख देंगे, तो किसके बराबर आ गया, बी के। और हमसे यही पूछा है कि tan 38 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan 38 डिग्री बराबर बी होगा। और बी देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में आपको साइन पूछा जाता है कि साइन 38 डिग्री कितना होगा, तो आप इसको एक काम करते हैं, tan को जो tan 38 डिग्री है उसको आप लिख सकते हैं साइन 38 डिग्री अपॉन cos 38 डिग्री। तो इसके बराबर में b दिया हुआ है, तो इसको आप b के तरफ ले जाएंगे तो आपका साइन 30 डिग्री, या cos पूछा होता तो cos को इधर ले आते हैं, उसे उधर ले जाते हैं। इस तरह से आपका निकल जाएगा। बेसिक था ये, ट्रिगोमेट्रिक का था, इसमें कुछ था नहीं समझने के लिए, आप भली भांति देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक आया था। तो बेसिक तो आप ऐसे ही समझ जाते हैं यदि आप सही से तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कोई भी चीज़ लगातार, और क्या आ रहा है प्रीवियस ईयर में ये भी देखते जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उन्हें है जो प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दिक्कत उन्हें है। और आप तो काफ़ी अच्छे भले इंसान लग रहे हो।
और देख लेते हैं क्या आया है। देख लेते हैं आगे क्या क्या आया है। साइंस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा ये आया हुआ है। बोल रहा है कि एक चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। अब क्या ऑप्शन दिया है, पहला बढ़ जाएगा और आपका दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा। बढ़ेगा तो घटना भी तो चाहिए, घट जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, भार नहीं बदलेगा, भार नहीं बदलेगा। और ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है, ये है ऑप्शन नंबर डी। देखिए चलिए देख लेते हैं क्या है। चलती लिफ्ट में लिफ्ट आपकी चल रही है, इसका मतलब कभी ऊपर जा रही होगी तो कभी नीचे आ रही होगी, और यदि नहीं चल रही होगी तो एक जगह फिक्स होगी। तो बोल रहा है चल रही है लेकिन ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, यह नहीं बोला गया है। तो दोनों को हमें समझना पड़ेगा कि ऊपर जा रही है तो क्या होगा और नीचे आ रही है तो क्या होगा। लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इसका तो राइट आंसर है कि भार नहीं बदलेगा, भार नहीं बदलेगा। लेकिन जो आदमी है, देखिए आप समझिए भार और मास में डिफरेंस। आप कभी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि कोई आदमी ऊपर जा रहा है तो उसको अपना वजन, कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसको अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, और यदि नीचे आ रहा है तो उसे घटा हुआ महसूस हो रहा है। दरअसल वो वजन नहीं है, वो उसका मास की बात किया जा रहा है। वजन वेट होता है, देखिए तो ये घटता बढ़ता नहीं है, सेम रहता है। और घटने बढ़ने की बात की जा रही है तो दरअसल उसका मास होगा, मास घटता बढ़ता जाता है। ऊपर जाने पे आपका मास आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा और नीचे जाएंगे तो आपको घटा हुआ महसूस होगा। और जो वजन है वो व्यक्ति का हमेशा सेम रहता है। इस वजह से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भार नहीं बदलेगा, न तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। एक और मैथ का दिया है, देखिए 16 नंबर यहीं पे देख लीजिए। 16 नंबर मैथ का दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं हम संख्या x y है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योग मतलब वर्ग करिए फिर जोड़ दीजिए,
52 है तो उनका योगफल क्या होगा। देखिए तो और ऑप्शन आप देखेंगे तो कई लोग ऑप्शन से भी हल करते हैं, तो ऑप्शन इसका दे देते हैं आपको। देखिए ऑप्शन यहाँ आप देख लीजिए, ऑप्शन इसका एक है 5, और जो बी ऑप्शन है वो है 10, और जो सी ऑप्शन है वो 15 है, और जो आपका डी ऑप्शन है वो है 20। देखिए आप उनका योग पूछा है, उनका योग क्या होगा। तो आप यदि एक संख्या दी हुई होती दूसरी पूछती तो हम यहाँ पे रख के वैल्यू रख के देख लेते हैं, जल्दी हो जाता। लेकिन जब योग पूछा है तो रखने में आपको दिक्कत होगा। तो इस स्थिति में आप इसका जो बेसिक फार्मूला है वही लगाएं। आप सभी जानते होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है और एक्स वाई की भी पता है, और इस साइड हमारा स्क्वायर निकलेगा। फिर हमें x प्लस वाई निकालने के लिए हम उस साइड में रूट लगा देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। इनके जगह पे हम 52 रख देंगे प्लस 2 इंटू 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो 52 ये हो गया, 48 ये हो गया, तो आपका 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका 100 आ गया। तो x प्लस वाई अब जब आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट 100 आपका आ जाएगा x प्लस वाई। अब जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर आपका 10 आ जाएगा। और यही हमसे आंसर में पूछा है कि दोनों का योग क्या होगा। यानी हमसे x प्लस वाई पूछा था, दरअसल दोनों का योग x प्लस वाई ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी पे हम राइट लगा देंगे, और इसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। अब हम आगे देख लेंगे कुछ आया है क्या। एक दिया है, देखिए जीके का क्वेश्चन कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो खजुराहो हो गया आपका, सांची स्तूप हो गया आपका, और 2-3 चीज़ें हैं। सांची स्तूप हो गया, और कई नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, एक सब मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो के पूछा गया खजुराहो स्मारक कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। जीके का क्वेश्चन आया था, आप देखिएगा और देख लेते हैं क्या आया है। ये हो गया आपका, और एक रीजनिंग का आया है, देख लीजिए इसको। रीजनिंग का आया है आपका, ये तो 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। रीजनिंग में आपका आया हुआ है कि हेल्थ केयर इज वेल्थ। अच्छी चीज़ है। हेल्थ केयर इज वेल को लिखा क्या गया है 1372। हेल्थ केयर इज वेल को 1372 लिखा गया है। हेल्थ नीड केयर को लिखा गया है, क्या लिखा गया है 417। ही नीड वेल्थ को लिखा गया है 417।
463, ही नीड वेल्थ को 463 लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ही इज वेल्थ को हम क्या लिखेंगे, पूछा है क्वेश्चन। इसका मतलब इतना दिया है, इसका मतलब इतना दिया है, तो आप देखिए दोनों में मैच क्या कर रहा है ये हम इसमें निकालते हैं। तो देखिए हेल्थ इसमें भी है और केयर इसमें भी है, तो जो दो ऑप्शन मैच कर रहे होंगे वो इनका आंसर होंगे। तो देखिए 1 और 7 यहाँ पे है, 1 और 7 यहाँ पे है, लेकिन हमको एक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हेल्थ का 1 है या 7 है, या केयर का 1 है या 7 है, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई दो चीज़ देखेंगे जो सेम हो, इन दोनों में देख लेते हैं। देखिए नीड दोनों में है, और इन दोनों में देख लेते हैं सेम क्या है। तो इन दोनों में सेम हमको 4 लग रहा है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, नीड, यानी हमको 4 का कोड नीड पता हो गया। और देख लेते हैं तीसरे और पहले से देख लेते हैं क्या सेम है। तो पहला और तीसरा में वेल्थ सेम है, तो देख लेते हैं तीसरा और पहला में क्या कॉमन है। तो पहला तीसरा और इसमें देखने पर हमको 3 कॉमन दिख रहे हैं। तो 3 को आपको क्या आ गया, 3 का मतलब वेल्थ आ गया। एक बात हमको पता चल गई कि 3 का वेल्थ हमको पता चल गया। और हमसे पूछा क्या है, वेल्थ। अब हमें इज पता करना है और ही पता करना है। इज पता करना है और ये पता चल गया कि ही का या तो 4 होगा या 6 होगा, और इन दोनों में से सेम क्या है, इन दोनों में से सेम 4 है, यानी नीड का भी पता चल गया और वेल्थ भी हमको पता चल गया। तो ही पता चल ही जाएगा, क्योंकि 4 निकल गया और आपका 3 निकल गया, तो 6 जो बच गया हमारा, 6 का मतलब ही हो जाएगा। और जब हमको ही पता चल गया, यानी ही पता चल गया, मतलब ही के जगह हमको 4 मिल गया, और इज हमें पता नहीं चला है, और वेल्थ पता चल गया है। तो वेल्थ कितना आ गया, आप देखिए यहाँ से वेल्थ का मतलब 3 पता चल गया। अब हमें बीच में इज का निकालना है, तो देख लेते हैं इज कैसे निकलेगा। तो इसमें वेल्थ भी पता चल गया और हेल्थ भी पता चल गया। हेल्थ पता नहीं चला है हमको, ये पता कर लेते हैं हेल्थ का क्या है। 4 का भी यूज हो गया, 3 भी आ गया। इन दोनों में देखिए सेम है हेल्थ, तो हेल्थ सेम है, तो इन दोनों में देख लेते हैं सेम क्या है, 1 है और 7। और जब 1 और 7, तो 4 का हो गया, हमको इज बता हुआ है, इज हम निकाल लेते हैं किसी तरह। ये नीड देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर दिया है 326। ओके, आंसर दिया है 326, हमारा तो आ नहीं रहा है 326। एक बार और देख लेते हैं। ही केयर इज वेल्थ को दिया है 1372, हेल्थ केयर इज वेल्थ को दिया है, हेल्थ नीड केयर को दिया है 417, ही नीड ही इज वेल्थ आपसे पूछा है, सही तो है कि यहाँ पे पहला और तीसरा से हमको वेल्थ निकल जा रहा है। देखिए पहला और तीसरा से हमको वेल्थ निकल जा रहा है, और पहले और तीसरे में हमको कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 सही है। और को पहला और दूसरा से आपको हेल्थ मिल जा रहा है, और हेल्थ में 2 वर्ड हैं 1 और 7, तो 1 और 7 के लिए नहीं हो पा रहा है। इसमें नीड का पता करना है, नीड
क्वेश्चन को चलिए बाद में देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे क्या आता है। एक एवरेज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एवरेज में क्या है। इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे। देखिए आंसर नहीं आ रहा है, और आप देख लिए, आप नोट कर लिया, आप बताइएगा क्या होगा। ही इज वेल्थ का वैल्यू पूछा हुआ है, तो ही इज वेल्थ का क्या आता है आप देख करके बताइएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है ये जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा। इसमें दिया है कि यहाँ पे दिया है कि 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। तो आपको पूछ रहा है वास्तविक, क्या पूछ रहा है? वास्तविक माध्य या इसका इंग्लिश में देखा जाए तो रियल मीन, वास्तविक माध्य जिसको रियल मीन बोला जा रहा है, ज्ञात कीजिए। रियल मीन ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि 50 मदों का यानी 25 मदों का औसत, यानी 25 कुछ रहे होंगे मदों, मतलब कुछ भी रहे होंगे, तो 25 मदों का औसत आपको 40 दिया है। लेकिन बाद में देखा गया कि एक मद जो 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया था, यानी हमको एक बात तो पता चला कि जो नया आपका औसत, जिसे मीन बोला, एवरेज बोला जा रहा है, या औसत को माध्य भी बोलते हैं, तो हमको ये पता है कि पहले 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, यानी जहाँ 50 होना चाहिए उस जगह पे 25 लिखा गया था। तो हम जब नई एवरेज या मीन निकालेंगे तो उसके जगह 50 रखने की कोशिश करेंगे 25 के जगह, यानी कुल मिलाकर जहाँ तक है कि हमारा आंसर 40 से ज़्यादा आना चाहिए। एवरेज हमारा 40 से ज़्यादा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि पहले हम छोटी संख्या रख दिए थे एक जगह पे, वहाँ पे हमको बड़ी संख्या रखना था, तो 25 लिखा गया था 50 के जगह, तो 25 और बढ़ जाएगा। जैसे हम 25 लिखे थे तो 25 और बढ़ाना पड़ेगा। रियल हमको एवरेज चाहिए तो 25 और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में 50 होना चाहिए था, जिसकी जगह हम 25 लिखा गया था गलती से। तो 25 को 25 लोगों में आप जब बांटोगे, एवरेज यही तो होता है कि जितना टोटल कुछ भी हो, जैसे कुछ भी अमाउंट हो उसके बराबर में बांट देंगे तो हमारा एक ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो भी 40 दिया हुआ उसमें से एक ज़्यादा बढ़ जाएगा, 40 से एक बढ़ जाएगा, जिससे 41 हो जाएगा। और हमारा जो नया एवरेज होगा, जिसे बोला जा रहा है न्यू एवरेज, तो हमारा न्यू एवरेज का आंसर 41 हो जाएगा, और यही 41 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया था। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया था 39, ऑप्शन बी दिया था 41, और ऑप्शन सी दिया था 40, और ऑप्शन डी दिया था, जैसे लास्ट ऑप्शन कहा जा रहा है 42 दिया था। तो अपना आंसर नंबर सी हो गया सही, क्योंकि हमें बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया। इसमें और एक दिया है जीके का क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी।
और यूरो किसकी मुद्रा है पूछा गया है, तो यूरोपियन यूनियन की जो है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा जिसे बोला जाता है वो हमारा यूरो होती है। और यही यूरोपियन यूनियन अभी हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन के 7 देशों ने मिल करके मंजूरी दे दी है। यानी इन वैक्सीन को लगवा के जो भी यूरोपियन यूनियन के देशों में जाएगा उन्हें वीज़ा दिया जा रहा है, पहले मंजूरी नहीं थी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है।